नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हिमालय की गोद में बसे नेपाल में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन चल रही है। सड़कों पर हर दूसरी नई कार इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल पंपों की जगह चार्जिंग स्टेशन तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरा देश स्वच्छ परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर अचानक एक पुल बह जाता है, लगातार भूस्खलन होता है और चीन से जुड़ने वाले प्रमुख बॉर्डर बंद हो जाते हैं। हजारों गाड़ियां रास्ते में फंस जाती हैं और कुछ ही हफ्तों में पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट धीमा पड़ जाता है। क्या सिर्फ एक पुल टूटने से किसी देश की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है? साथियों, अगर इसका जवाब मैं नेपाल के मामले में मांगूं तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की नहीं है। ये कहानी है ग्लोबल सप्लाई चेन की, चीन पर अत्यधिक निर्भरता की, हिमालय जियोपॉलिटिक्स की और भारत के सामने खुलते बड़े रणनीतिक अवसर की। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिवॉल्यूशन की कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो चर्चा होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्रांति के साथ साथ झटकों पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपके विचार हों उसे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब करना मेरे मनोबल को बढ़ाता है। आज आप ही लोग का प्यार है कि चैनल बड़ा हो रहा है धीरे धीरे और इसे और भी बड़ा बनाना है और वो आपके साथ से ही हो पाएगा। साथियों, नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिवॉल्यूशन किसी संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि आर्थिक आवश्यकता और सरकारी नीति का मिश्रण था। नेपाल के पास कच्चे तेल का कोई बड़ा भंडार तो था नहीं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की लगभग पूरी आयात जो है वो बाहर से होती थी। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अगर उतार चढ़ाव हुआ तो इसका सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ता पे पड़ता था। लेकिन दूसरी ओर नेपाल के पास ऐसी ताकत थी जिसे वह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था और वह ताकत थी हाइड्रो पावर की। हिमालय नदियों की बदौलत देश में बड़ी मात्रा में स्वच्छ बिजली का उत्पादन संभव हुआ। बिजली की लागत भी अपेक्षाकृत कम रही। यहीं से सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई। यदि परिवहन को पेट्रोल और डीजल के जगह बिजली पर आधारित किया जाए तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम की जा सकती, प्रदूषण घटाया जा सकता है और आयात बिल पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसी सोच के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत दी, रजिस्ट्रेशन और टैक्स बेनिफिट प्रदान किए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया, सस्ती बिजली की उपलब्धता को बढ़ावा दिया और इन नीतियों का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। कुछ ही वर्षों में नेपाल दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने वाले देशों में शामिल हो गया। नई पैसेंजर व्हीकल सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई और नेपाल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन का एक सफल मॉडल माना जाने लगा। लेकिन इस सफलता का एक ऐसी कमजोरी भी थी जिस पर उस समय बहुत कम लोगों का ध्यान गया और यही कमजोरी आगे चलकर पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। साथियों, अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा ये करने वाले हैं कि चीन क्यों बना नेपाल का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पार्टनर और समस्याएं कहां आ गई। साथियों, जब नेपाल के सबसे बड़ा पड़ोसी भारत भी है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में चीन उसकी पहली पसंद कैसे बन गया? साथियों, इसका जवाब कई आर्थिक और व्यावसायिक कारणों में छिपा है। पिछले एक दशक में चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। बात चाहे इलेक्ट्रिक कार की हो, चाहे बैटरीज की हो, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स के उत्पादन में उसकी क्षमता किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण चीनी कंपनियां अपेक्षाकृत कम कीमत पर आधुनिक तकनीक वाली गाड़ियां उपलब्ध करा पाती थी और यही वजह है कि BYD, MG, डीपर्ल, गीली, मैक्सिस और नेटा जैसे ब्रांड नेपाल के बाजार में तेजी से लोकप्रिय हुए। तो नेपाल कैसे बना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लीडर? स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती बिजली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति समर्थन, टैक्स छूट, चार्जिंग नेटवर्क, स्वच्छ परिवहन और ग्रीन भविष्य। तो हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जो है वो नेपाल गया। हमने कहा, कुछ कंपनियों का हमने नाम लिया और हमने कहा कि ये सब धीरे धीरे नेपाल के बाजार में तेजी से लोकप्रिय हुए। इन कंपनियों ने अलग अलग कीमतों और सेगमेंट में ऐसे विकल्प दिए जिन्हें नेपाली उपभोक्ताओं ने तेजी से अपनाया।
भौगोलिक स्थिति ने भी इस संबंध को मजबूत किया। वर्षों से मौजूद हिमालयी व्यापारी मार्गों के माध्यम से चीन ने वाहन और ऑटो पार्ट्स नेपाल तक पहुंचाते रहे। समय के साथ साथ यही रास्ते नेपाल की इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन के रीढ़ बन गए। परिणाम यह हुआ कि नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट का लगभग 3/4 हिस्सा चीन से आने लगा। शुरुआत में यह व्यवस्था बेहद सफल दिखाई दिया, लेकिन इसके साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा था। जब किसी देश की सप्लाई चेन एक प्रमुख सोर्स और कुछ सीमित व्यापारिक मार्गों पर निर्भर हो जाए, तो यह व्यवधान भी पूरे बाजार को हिला सकता है। और यही वो कमजोरी थी जो 2025 में नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिवॉल्यूशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। साथियों, अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने नेपाल की इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन को अचानक झटका दे दिया। साथियों, इसे समझने के लिए पहले हमें नेपाल के नक्शे के ऊपर ध्यान देना होगा। यह नेपाल है, उत्तर में तिब्बत का क्षेत्र है जो कि चाइना के द्वारा जो है वो कब्जा किया हुआ है या अधिकृत क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र दिख रहा है वो इंडिया का है, जिसमें इधर आपको यूपी और इधर बिहार, इधर हम आएंगे तो सिक्किम का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। अगर इधर हम आ रहे हैं तो उत्तराखंड का क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है। साथियों, नेपाल और चीन के बीच व्यापार मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण सीमा मार्गों से होता है। एक है रासुआ गढ़ी केरुंग और दूसरा है तातोपानी। चीन से आने वाले अधिकांश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, ऑटो पार्ट्स और अन्य औद्योगिक सामान इन्हीं रास्तों से नेपाल पहुंचते हैं। इसलिए इन मार्गों का सुचारू रूप से चलना नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले वर्ष भारी मानसून बारिश ने हिमालयी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई। कई स्थानों पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुए, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ जगहों पर पुलों को भी नुकसान पहुंचा। सीमा पार माल ढुलाई लंबे समय तक बाधित रही। परिणाम स्वरूप चीन से आने वाले ट्रकों और कंटेनरों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हो गई। इसका असर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सीमित नहीं रहा। हजारों कंटेनर सीमा के दोनों ओर फंस गए। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट जैसे कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कई व्यवसायों को समय पर माल नहीं मिला, जिससे सप्लाई चेन में देरी और लागत दोनों बढ़ गई। यानी यह सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री का संकट नहीं था, यह उस जोखिम का उदाहरण था जो तब पैदा होता है जब किसी देश की सप्लाई चेन का कुछ सीमित व्यापारिक मार्गों पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ जाता है। और जब सप्लाई रुकती है तो उसका असर केवल उपलब्धता पर नहीं पड़ता, कीमतों पर भी पड़ता है। और यहीं से शुरू हुई नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती। अब बात करते हैं आंकड़ों की साथियों, क्योंकि यह पूरी कहानी की वास्तविक तस्वीर सामने रखती है। हाल के वित्त वर्षों के बारे में अगर हम बात करें तो हाल के वित्त वर्षों में नेपाल ने लगभग 13,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आयात किया। पहली नजर में संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन जब इसकी तुलना पिछले वर्ष से की जाए तो यह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट में लगभग 24% की गिरावट दर्ज की गई। यानी जिस बाजार की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, उसमें पहली बार स्पष्ट मंदी देखने को मिला। इन आयातों का मूल्य कुल अगर हम बात करें तो लगभग 31 बिलियन नेपाली रुपए रहा। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इस पूरे आयात का लगभग 75% हिस्सा चीन से आया। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अन्य देशों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत बहुत कम रही। ये आंकड़े केवल व्यापार के रिकॉर्ड नहीं, बल्कि नेपाल की सप्लाई चेन की वास्तविक संरचना को भी दिखाते हैं। जब किसी एक देश पर इतनी अधिक निर्भरता हो तो सीमा पर आने वाली कोई भी बाधा, प्राकृतिक आपदा या नीतिगत बदलाव सीधे पूरे बाजार को प्रभावित कर सकता है। यानी चुनौती केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मांग घटने की नहीं थी, बल्कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की भी थी। और यही वह बिंदु है जहां भारत के लिए एक नया अवसर उभरता हुआ दिखाई देता है। साथियों, नेपाल की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की चुनौती केवल सप्लाई चेन तक सीमित नहीं रहा। सप्लाई चेन यानी कि रॉ मटेरियल, सप्लायर, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल और कंज्यूमर। इसी दौरान सरकार ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी और अन्य करों में बढ़ोतरी कर दी। सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और आयात पर संतुलन बनाना था, लेकिन इसका सीधा असर बाजार पर दिखाई देने लगा। एक तरफ चीन से आने वाली गाड़ियों की सप्लाई पहले से प्रभावित थी, तो दूसरी तरफ उन्हीं वाहनों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ गया। यानी उपलब्धता कम हुई और लागत बढ़ गई। ऐसे में कीमतों का बढ़ना लगभग तय था और इसका सबसे बड़ा असर प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के ऊपर देखने को मिला। उदाहरण के लिए अगर मैक्सिस मीफा 7 जैसे कुछ मॉडल की कीमत अगर हम बात करें तो पहले की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। कई संभावित खरीदारों ने अपनी खरीद टाल दी, जबकि डीलरों के लिए नई गाड़ियों की बिक्री चुनौतीपूर्ण होती चली गई। यानी नेपाल का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट एक साथ दोहरे दबाव का सामना कर रहा था।
एक और सप्लाई चेन का संकट और दूसरी ओर बढ़ता टैक्स बर्डन। जब ये दोनों चुनौतियां एक साथ आईं, तो बाजार की तेज रफ्तार स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ने लगी। लेकिन हर संकट अपने साथ नए अवसर को भी लेकर आती है। सवाल यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम से भारत को कोई रणनीतिक लाभ मिल सकता है? इसे भी हमें समझना जरूरी है। साथियों, आपके स्क्रीन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट में जो गिरावट 24% की हुई, ये आंकड़े आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। जब टैक्स बढ़े तो जो कीमत पहले आपको 65 लाख के आसपास दिख रही थी, वो बढ़ गया है ना। भंसार शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, अन्य कर सब जोड़ के 45% तक टैक्स को जो है वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। लग्जरी से एफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर लोग बढ़ गए। ऊंची कीमत, ज्यादा टैक्स, महंगा मेंटेनेंस, कम वैल्यू कार। अब लोगों ने कहा कि कम कीमत, कम टैक्स, कम चार्जिंग कॉस्ट और बजट के अनुकूल हमें देखना है। कंज्यूमर का बिहेवियर भी बदलने लगा। बाजार की सबसे दिलचस्प बात यह रही साथियों कि संकट के बावजूद लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूरी नहीं बनाई। इकोनॉमिक्स का एक बहुत बुनियादी सिद्धांत है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। लेकिन नेपाल में तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दी। यहां डिमांड पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका स्वरूप बदल गया। प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद कई उपभोक्ता ने महंगे मॉडल खरीदने का फैसला टाल दिया और इसके बजाय उनकी रुचि उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ने लगे जिनकी कीमत अपेक्षाकृत कम थी और जिनका संचालन खर्च भी किफायती था। और यही कारण था कि 4 मिलियन नेपाली रुपीस से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मांग अपेक्षाकृत मजबूत बनी रही। यानी उपभोक्ता इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी क्रय क्षमता के अनुसार बेहतर विकल्प तलाश रहे थे। और यह बदलाव एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत भी देता था। जब किसी बाजार में डिमांड समाप्त नहीं होती, बल्कि महंगे उत्पादों से सस्ते उत्पादों की ओर स्थानांतरित हो जाती है, तो इसे मार्केट शिफ्ट कहा जाता है, ना कि मार्केट कोलैप्स। यानी नेपाल का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट जो है वो खत्म नहीं हुआ था, वह केवल एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां अब कीमत, वैल्यू फॉर मनी और अफोर्डेबिलिटी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुके थे। और यही बदलाव भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी बन सकता था, क्योंकि भारतीय कंपनियां इसे अफोर्डेबल ईवी सेगमेंट में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रही। साथियों, अब हम आते हैं उस पूरे कहानी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आए इस बदलाव से भारत को क्या फायदा हो सकता है? साथियों, सबसे पहले यह भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया अवसर हो सकता है, यदि नेपाल अपनी सप्लाई चेन को अधिक डाइवर्सिफाइड बनाना चाहे। भारत एक स्वाभाविक और व्यवहारिक साझेदार बन सकता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, मजबूत व्यापारिक संबंध और बेहतर सड़क संपर्क भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़त दे सकता है। इसका लाभ केवल इलेक्ट्रिक कार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैटरी पैक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, चार्जिंग इक्विपमेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम से जुड़े उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे नेपाल स्थानीय स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करेगा, भारतीय कंपनियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा भारत की टाटा मोटर्स, महिंद्रा और भारत में निर्मित एमजी जैसे ब्रांड भी अपना बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, विशेषकर यदि वे नेपाल में तेजी से बढ़ते हुए अफोर्डेबल ईवी सेगमेंट की जरूरतों के अनुरूप मॉडल उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यह अवसर जितना बड़ा दिखता है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी इसके साथ हमें देखने को मिलती है। साथियों, नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में चीनी कंपनियां कई वर्षों से सक्रिय हैं। उन्होंने केवल गाड़ियां ही नहीं बेची, बल्कि उसके मजबूत डीलर नेटवर्क, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट सप्लाई और ब्रांड ट्रस्ट भी तैयार किया। इसलिए भारत के लिए केवल उत्पाद भेज देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि वह इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, तो उसे प्रतिस्पर्धा वाली कीमत, भरोसेमंद आफ्टर सेल सर्विस और दीर्घकालिक निवेश तीनों पर समान रूप से ध्यान देना होगा। यानी अवसर मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए भारत को रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों स्तर पर मजबूत तैयारी करनी होगी। और यह कहानी केवल नेपाल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की नहीं है, यह बदलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी कहानी है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने लगातार ऐसे संकट देखे हैं जिन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर किया है। चाहे बात हम कोविड 19 पैंडेमिक की करें, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की करें, या उसके बाद लाल सागर के क्षेत्र में जो शिपिंग क्राइसिस है, अब हिमालय क्षेत्र में व्यापारिक मार्गों पर आने वाली बाधाएं, इन सभी घटनाओं ने यह सब मिलकर एक ही संदेश दिया है कि यदि किसी देश की पूरी सप्लाई चेन एक ही सोर्स या एक ही मार्ग पर निर्भर होगा, तो कोई भी संकट पूरे उद्योग को प्रभावित कर सकता है। और इसी सोच के साथ अगर हम बात करें, तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की चर्चा जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका अर्थ चीन से दूरी बनाना नहीं, बल्कि जोखिम कम करने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति सोर्स विकसित करना है।
नेपाल का हालिया अनुभव भी इसी दिशा में संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में वह अपनी सप्लाई चेन को अधिक डाइवर्सिफाइड बनाने की कोशिश कर सकता है, ताकि भविष्य में किसी एक मार्ग के बाधित होने से पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट प्रभावित ना हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आगे की दिशा क्या होगी। पहली संभावना साथियों यह है कि चीन नेपाल सीमा पर व्यापार पूरी तरह से सामान्य हो जाए। यदि सड़क और पुलों का पुनर्निर्माण तेजी से पूरा होता है तो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई फिर पहले जैसी गति पकड़ सकती है और बाजार धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। दूसरी संभावना यह है कि नेपाल अपनी इंपोर्ट स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन लाए और ऐसे में भारत सहित अन्य देशों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है, जिससे भविष्य में सप्लाई रिस्क कम होगा। तीसरी सबसे दीर्घकालिक संभावना लोकल वैल्यू एडिशन की है। यदि नेपाल भविष्य में व्हीकल असेंबली, बैटरी पैकेजिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट से जुड़े कुछ उद्योग विकसित करता है तो आयात पर निर्भरता घट सकती है। हालांकि सीमित घरेलू बाजार और निवेश की चुनौतियों को देखते हुए यह लक्ष्य आसान नहीं होगा। इन तीनों में से कौन सा रास्ता सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा, यह आने वाले कुछ वर्षों और नीतियों और निवेश के ऊपर निर्भर करता है। साथियों, नेपाल की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिवॉल्यूशन रुकी नहीं है, लेकिन इस संकट ने उसकी सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती को सामने ला दिया। तेजी से बढ़ती डिमांड, प्रभावी सरकारी नीतियां और स्वच्छ ऊर्जा, ये किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके साथ इनका एक और भी चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है, वो है मजबूत और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन। यदि वाहन, बैटरी, कंपोनेंट केवल एक ही देश या कुछ सीमित व्यापारिक मार्गों से आएंगे तो प्राकृतिक आपदा, बहु राजनीतिक तनाव या व्यापारिक व्यवधान पूरे बाजार की गति को प्रभावित कर सकती है। साथियों, अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि क्या नेपाल को भविष्य में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या चीन के साथ मौजूदा साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए। साथ ही ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी गहन विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।